उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल अवकाश प्राप्त ए.के. सिंह ने 1 साल पूरा कर लिया है अपने ऑफिस में, और इस मौके पर इससे पहले कि हम उनसे खास बातचीत करें, आइए जानते हैं आम जनता से कि उनके लिए ये बीता हुआ 1 साल कैसा रहा। The islands have great expectations from Honorable LG. I congratulate him on completing 1 year in office and wish him many more eventful years ahead. इनके कार्य करने की तरीके जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी जनता, सभी लोगों से मिलते हैं तथा जो भी काम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जनता के हित के लिए होता है उसे काफ़ी लगन व ट्रांसपेरेंसी से करते हैं। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया। यह हमारे द्वीपवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द अंडमान आइलैंड्स वी आर कमिंग अप विद अ कला केंद्र। पिछले 1 साल में यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर काफ़ी डेवलप्ड हुआ है और हम यही चाहते हैं आगे भी इसी तरह डेवलप्ड हो। एज ए एंटरप्रेन्योर हम यही चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी वो कंसंट्रेट करे और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ भी क्रिएट करने में सपोर्ट करें। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने अपने ऑफिस में 1 साल पूरा कर लिया है, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज उपराज्यपाल हमारे साथ है कुछ खास बातचीत के लिए। सर, सबसे पहले हमारा सवाल ये रहेगा कि आपने जो 1 साल पूरा किया है इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या आप सेटिस्फाइड हैं इस 1 साल के कार्य से? मैं तमाम अंडमान निवासियों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने पिछले 1 साल में मेरे को सपोर्ट दिया है, लव और अफेक्शन दिया है। मेरे ख्याल से 1 साल मेरी नज़र में तो काफ़ी सफल रहा है। I feel deeply honored and privileged to be here as the Lieutenant Governor of these beautiful islands and to live among the people of these islands. जब मैं 1 साल पहले आया था तो मेरा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर था। यहाँ मैं आया था, yes it was an honor, but मेन पर्पस आने का था कि मैं एक सेकेंड इनिंग्स के अंदर आर्मी से रिटायर होने के बाद देश के लिए, अंडमान निकोबार के लिए और अंडमान निकोबार के जो नागरिक हैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। पिछले 1 साल में मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। कहाँ तक मैं सक्सेसफुल रहा हूँ और कितना कुछ हासिल किया है, आई थिंक सही नहीं होगा मेरे को बोलना, ये अंडमान निवासियों को डिसाइड करना पड़ेगा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं कुछ कमी रह गई है तो उसको पूरा करेंगे और आगे की तरफ मूव करेंगे। सबकी सहायता और सहयोग चाहिए मुझे। इससे पहले कि हम कुछ सीरियस सवाल शुरू करें, अंडमान के लोग जानना चाहते हैं कि आपका पास्ट कैसा रहा, कैसे आप आर्मी में आए, आप कैसे अपने कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ आपने पास किया, कुछ अपने बैकग्राउंड के बारे में। वेल, सबसे पहले कहना चाहूँगा कि मैं नॉर्मल गाय हूँ, आप सबकी तरह। एक बिजनेस फैमिली से था, मेरे फादर बिजनेसमैन थे, 2-3 पुश्तें राय बहादुर रही हैं और मैंने 16 साल की उम्र में एनडीए ज्वाइन कर लिया था। स्कूल पार्टली डे स्कॉलर था आगरा में, उसके बाद बोर्डिंग स्कूल आगरा रीवा के अंदर ज्वाइन किया था, सैनिक स्कूल रीवा, और 16 साल की उम्र में मैं एनडीए में पहुंच गया था। तो तब से लेकर और 2013 तक मैं इंडियन आर्मी में था, ओवर 40 साल की सर्विस की थी। मेरा जो लाइफ की फिलॉसफी है या लाइफ की ईथोस है या गाइडिंग स्पिरिट है वो फैमिली बैकग्राउंड से, अपने माता पिता से, अपने बुजुर्गों से जो कुछ सीखा है और ज़्यादातर आर्मी लाइफ में जो कुछ सीखा है उससे बनी है। और मैं इसको अगर चंद शब्दों में बताना चाहूँ तो वो होगा कि जो भी करें वो हमेशा सही होना चाहिए। ऑलवेज चूज द हार्डर राइट एंड ऑलवेज डू माई बेस्ट इन वॉट एवर जॉब इज इंटरेस्टेड टू मी। 3 शब्द जो मेरे को गाइड करते रहे हैं वो है इंटेग्रिटी, पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल, कॉम्पिटेंस, क्योंकि आपको अपने को तैयार करना होता है जो भी आपका जॉब है उसके लिए, और कमिटमेंट। और मैं अपने जवानों को हमेशा बोलता था और आज भी अपने ऊपर भी लागू करता हूँ, ईमानदारी, वफादारी और इज्जत। लाइफ के अंदर मैं दिल और दिमाग दोनों से काम करता हूँ, लेकिन कई बार जब किसी वीक पर्सन के लिए
या कंपैशनेट केस होता है तो हमेशा मेरा दिल ओवररूल कर देता है दिमाग को, एंड आई ऑलवेज ट्राई एंड हेल्प आउट दैट पर्सन। लाइफ में हमेशा सीखा है, और यही मेरा एक फिलॉसफी रही है, ऑलवेज गिव मोर देन आई रिसीव। जितना मुझे मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा वापस देना, एंड ऑलवेज केयर फॉर दोज हु आर नॉट सो फॉर्चुनेट। सो दिस हैज़ बीन माई फिलॉसफी। हाउ डू आई स्पेंड माई डे? दिन के अंदर तकरीबन 12 से 16 घंटे काम करता हूँ, सुबह उठ के दिन के अंदर, और रात को देर तक। मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन में आप किसी से पूछ लीजिए, पिछले 1 साल में एक भी फाइल एक दिन से ज़्यादा, चाहे कितनी भी कॉम्प्लेक्स केस हो, एक दिन से ज़्यादा मेरे पास नहीं रही। और उसके अलावा स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज के बिना रहने में मुझे बहुत मुश्किल होती है। तो कैसे बांटते हैं दिन को आप? आई ट्राई एंड बैलेंस आउट वर्क एज वेल एज एक्सरसाइज। थोड़ा बहुत पढ़ने की बहुत आदत है, तो मेरे रूम के अंदर आपको कम से कम 20-25 किताबें तो हमेशा मिलेंगी, तो पढ़ाई भी करता हूँ, ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स, स्टार्टिंग फ्रॉम फिलॉसफी टू हिस्टोरिकल टू रिलीजियस बुक्स टू फिक्शन, ऑटोबायोग्राफी। और उसके अलावा जब भी मौका मिलता है तो आई लाइक टू स्पेंड अ लिटिल टाइम विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली। वेल दैट्स माय लाइफ। ठीक है, तो 40 साल से ज़्यादा आपने इंडियन आर्मी को दिया है, उसके बाद क्या आप उस लाइफ को मिस करते हैं? तो देखिए, आपने खुद ही कहा है 40 साल, और अगर ट्रेनिंग का पीरियड लूँ तो 45 साल। 16 साल की उम्र से और आज तक आर्मी में रहा हूँ, तो मिस करने का सवाल ही नहीं है। आर्मी तो मेरी लाइफ है, हर बॉडी के हर पार्ट के अंदर, माइंड के अंदर, वट एवर आई हैव लर्न। दूसरा ये भी कहना चाहूँगा कि लाइफ में जो कुछ सीखा है, जो अचीव किया है, इट्स बीन लार्जली ड्यू टू द इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी को मैं सल्यूट करता हूँ। आपने देखा होगा कि जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो जवान से लेकर और सीनियर जनरल तक जो लव एंड अफेक्शन मिलता है, वही मेरे को आगे ड्राइव करता है। येस, समटाइम्स आई डू फील, आई डू मिस द प्रिविलेज ऑफ वियरिंग माई यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म पहनने की एक आदत हो गई थी, और जब आप रिटायर हो, चाहे कितने बड़े ओहदे पे पहुंच जाएं, आप यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते। तो आई डू मिस द प्रिविलेज ऑफ वेयरिंग द यूनिफॉर्म, बट येस, आर्मी इज अ वे ऑफ लाइफ फॉर मी। सर, आपका बैकग्राउंड आर्मी लाइफ से रहा है, तो लीडरशिप आर्मी लाइफ में और लीडरशिप सिविल लाइफ में, इसमें क्या डिफरेंस रहा है? क्या डिफरेंस आप फील करते हैं? देखिए, लीडरशिप तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप तकरीबन सेम है, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे सिविल लाइफ में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, बिजनेस में हो। बेसिक प्रिंसिपल सेम रहते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का जो अंदाज है और जो तरीका है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। आर्मी के अंदर वी डील विद लाइफ एंड डेथ इश्यूज, वेरी वेरी सीरियस इश्यूज। देयरफॉर आपके पास लग्जरी नहीं होती कि आप उसको घुमाते रहिए और डिसीजन नहीं लीजिए। तो आर्मी के अंदर आपको सिखाया जाता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए, उसको एनालाइज करके आप उसको सॉल्व करिए। एंड देयरफॉर इन द आर्मी वी डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। हर एक आदमी जो ओहदे पे होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके पास अकाउंटेबिलिटी होती है, वो जवाबदार होता है। ये चीज़ थोड़ा सिविल लाइफ में मिसिंग है, और मेरी यही कोशिश रही है कि यहाँ पर आकर एडमिनिस्ट्रेशन को और बाकी लोगों को यही सिखलाई दूँ कि यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड यू आर अकाउंटेबल। सर, बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। यहाँ पर आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी विजन के बारे में बात करूँगा, और विजन मैंने राइटिंग में भी दी है, आप लोगों ने भी पहले सुना है इसको। विजन इज़ टू टेक एंडोवन फॉरवर्ड, एंडोवन को आगे लेके चलना है, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है, और इंश्योर करना है कि जो यहाँ के सिटीजन हैं उनकी लाइफ बेहतर हो। साथ साथ, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल एरिया है, हमें देखना है कि हमारी इकोलॉजी और हमारे जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स हैं, उनकी देख रेख भी सही हो। तो विद दैट एज अ विजन, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स थे जो कि शॉर्ट टर्म में अचीव हो सकते थे 1 साल में, और कई चीज़ें हैं जिनको स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उनका रिजल्ट काफ़ी दिन बाद, थोड़े दिन बाद मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन की। यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है कि आप लोगों का मोबाइल कम्युनिकेशन काम नहीं करता। वी आर कनेक्टेड ओनली थ्रू सैटेलाइट्स, लैंडलाइन है नहीं। तो उसके अंदर काफ़ी हम लोगों ने कोशिश की है, और एट द मोमेंट वी हैव अ बैंडविड्थ ऑफ 345 Mbps,
और शॉर्ट टर्म में हम उसको 1 GBps में ले जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कैबिनेट सेक्रेटरी, मैंने प्रधानमंत्री जी से भी बात की थी और कैबिनेट सेक्रेटरी ने खुद कोऑर्डिनेशन किया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ फॉरेन सैटेलाइट से हम लोगों को ट्रांसपॉन्डर्स मिल जाएं। जैसे मलेशियन सैटेलाइट था, अभी मुझे पता चला है कि शायद उनके पास नहीं होंगे, लेकिन एक थाईलैंड का सैटेलाइट है। और उसके बाद इस साल के नवंबर दिसंबर में हमारा खुद का एक सैटेलाइट GSAT-16 ऊपर जा रहा है, जिसमें तकरीबन 8 ट्रांसपॉन्डर्स के मिलने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि साल के आखिरी तक हम लोगों की जो बैंडविड्थ है वो डबल या ट्रिपल हो जाएगी। उससे कम जो आपकी रोज़मर्रा की रिक्वायरमेंट्स हैं, डेली रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे किसी को ईमेल भेजना है, किसी को ATM कार्ड यूज़ करना है, तो वो सब फुलफिल हो जाएंगी। जहाँ तक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का सवाल है, हमने एक अंडर सी केबल के बारे में आपने सुना होगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसकी बहुत कोशिश के बाद इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है 1500 करोड़ की लागत से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलेगा। उसकी मेंटेनेंस हम करेंगे। उसका जो DPR है वो तकरीबन सितंबर तक तैयार हो जाएगा और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी टेंडरिंग प्रोसेस में जाएगी। इसी साल हमें उम्मीद है। मैं कम्युनिकेशन और IT मिनिस्टर से भी मिला था, इसरो से भी बात की है और ये जो सी केबल है ये चेन्नई से लेकर पोर्ट ब्लेयर और 5 आइलैंड्स में जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 साल के अंदर एक बार ये आ जाएगी तो फिर हमारी जो पूरी रिक्वायरमेंट है वो फ्यूचर के लिए मीट हो जाएगी। दूसरा मैं आता हूँ कनेक्टिविटी पर। सबसे पहले आपको मालूम है कि 84 शिप्स चलाते हैं, काफ़ी हद तक पुराने हो चुके हैं। मेरी नज़र में नए शिप्स का ऑर्डर 10 साल पहले जाना चाहिए था, नहीं गया। तो अभी हमारी कोशिश है कि नए शिप्स का ऑर्डर जो टेंडरिंग स्टेज में है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से और शिपिंग मिनिस्ट्री की तरफ से, वो जल्द से जल्द हो जाएगा और 2-3 साल लगेंगे इन शिप्स को। और इस बार हमने इंश्योर किया है कि खाली हमारे ही जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनकी, चूँकि इंटरनेशनल टेंडर है, क्योंकि हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं, काफ़ी शिप्स हमारे पुराने हो रहे हैं। हमारी ये भी कोशिश है कि जो अभी शिप्स हैं उनकी जो सर्विसिबिलिटी स्टेट है, जब मैं आया था उस वक्त 40% थी, आज की डेट में वो सर्विसिबिलिटी स्टेट 52% हो गई है। और मैंने शिपिंग सेक्रेटरी और DSS को बताया है कि मुझे जल्द ही वो सर्विसिबिलिटी स्टेट 60% चाहिए और शिपीज का मानना है कि 60% स्टेट इज़ अ गुड हेल्दी सर्विसिबिलिटी स्टेट। इसके अलावा पैसेंजर्स को एमिनिटीज़ देना, उनको सहूलियत देना, ये भी एक उद्देश्य रहा है। एयरलाइंस के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि कार निकोबार के लिए हमारा उद्देश्य रहा है कि एक हफ्ते में एक फ़्लाइट कनेक्ट करें और मुझे उम्मीद है कि इसी महीने उसकी सैंक्शन आ जाएगी और हम वो फ़्लाइट शुरू कर देंगे। उससे क्या होगा कि हफ्ते में एक बार सदर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड से लोग पोर्ट ब्लेयर और दिल्ली तक जा सकते हैं। उसके अलावा जो नया एयरपोर्ट बनना है उसकी भी मेरी मंत्री जी से बात हुई है और हो सकता है कि अगस्त महीने के अंदर हम उसका शिलान्यास कर देंगे, फाउंडेशन स्टोन डे करेंगे। नाइट लैंडिंग, इंटरनेशनल फ्लाइट्स टू अदर डेस्टिनेशन, इन पे भी चर्चा चल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा हम लोगों का मुद्दा है यहाँ पे हाई एयर फेयर। एयरलाइंस वाले अपने फेयर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और मुझे मालूम है कि आइलैंडर्स को काफ़ी तकलीफ होती है और टूरिस्ट आने में भी तकलीफ होती है। तो उसमें हमने इस बार ट्राई किया था, एक आध एयरलाइन से कुछ टिकट लिए थे और उनको आइलैंडर्स को कम रेट के अंदर दिया था। कोशिश होगी कि विंटर महीनों के लिए, मैंने एविएशन सेक्रेटरी को बताया है कि इसी चीज़ को दोबारा दोहराएं। उसके अलावा तमाम एयरलाइंस के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई है मैंने 18 जुलाई को दिल्ली में, और उनसे बातचीत होगी कि किस तरीके से इन एयरफेयर्स को कम से कम थोड़ा एक लिमिट में तो लाया जाए, इतना ज़्यादा नहीं हो कि कोई आइलैंडर उसको यूज़ नहीं कर पाए और टूरिस्ट भी यहाँ आने से थोड़ा खतरा है। होपफुल है आपकी कुछ एक्शन होगा? वेल, आई विल डू माई बेस्ट। देखिए, कई सालों से ये चल रहा है और जो नई एयरलाइन आई है एयर एशिया, उनके CEO से भी बात की है। उन्होंने कहा है कि अगला जब उनका दूसरा जहाज़ आ जाएगा तो वो लगाएंगे यहाँ के लिए। तो मुझे तो उम्मीद है, कोशिश जारी रहेगी। क्या लॉन्ग टर्म प्लान में चार्टर प्लेन? चार्टर के लिए हम लोगों ने, चार्टर भी एक ऑप्शन है। चार्टर के लिए हम लोगों ने टेंडरिंग किया था, ये अनफॉर्चुनेटली कोई भी उसमें आगे नहीं आया। तो अभी CEO से बात करेंगे सबसे, और अगर ज़रूरत होगी तो फिर एक चार्टर करेंगे प्लेन। मॉडर्न एज के अंदर हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि आइलैंडर्स को शिप से लेकर हम एयरलाइंस में ले जाएं। तो लॉन्ग टर्म मुद्दा तो यही होना चाहिए कि आइलैंडर्स को
क्योंकि इतना टाइम लगता है शिप में जाने में, और आज की एज में अगर एयरलाइंस अवेलेबल हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे जाना बेहतर होगा। एक एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा इधर बहुत है, और मेरी कोशिश रही है कि गवर्नमेंट के अंदर जितने से ज़्यादा हमारे पोस्ट डॉर्मेंट पड़े हैं उनको ऊपर लेके आऊँ, ताकि लोगों को, लेकिन गवर्नमेंट खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को दूर नहीं कर सकती। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में तो हमको स्पिरिट ऑफ फ्री एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योरशिप अपने लोगों में जगानी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से यहाँ के जो हमारे बच्चे हैं, यूथ है, बहुत ही काबिल है, और कोई ऐसा काम नहीं है जो वो नहीं कर सकते, चाहे यहाँ पर हो चाहे मेनलैंड पे। तो मेरा तो उद्देश्य रहेगा कि उनको एनकरेज करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा अभी आर्मी के अंदर पहले 20 लोग जाते थे, मैंने बात करके इस बार 84 हमारे बच्चे आर्मी में ज्वाइन किए हैं। तो हर दिशा में ये हमारी कोशिश रहेगी। मैं 2-3 चीज़ों के बारे में और बताना चाहूँगा। एक है एजुकेशन, मेरी नज़र में ये हमारे फ्यूचर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है।